हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का, छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिंदगी की राह यूं ही बड़ी कठिन है, पर कोरोना का ये संकट उससे भी जटिल है। कोरोना काल के चलते आज यह प्रथम कक्षा जो क्लासरूम टीचिंग के रूप में हम कर रहे होते, उसकी जगह आज यह क्लास ऑनलाइन टीचिंग के रूप में हो रही है। और इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपनी इस क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं जिस महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है उसके विषय में कुछ बातें संक्षेप में कहना चाहूंगी। एमएस कॉलेज बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है। यह कॉलेज छात्रों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, जैसे एनएसएस, एनसीसी, रेंजरिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, प्रतियोगिता दक्षता की क्लासेस, कौशल विकास के कोर्सेज। इसके अलावा और बहुत समय समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा आपके लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, ताकि जब आप इस महाविद्यालय से पढ़ के बाहर निकलें तो आप अपने उस पर्सनालिटी के दम पर जिस भी स्थान पर कार्य करें तो आपकी पर्सनालिटी का एक प्रभाव हो और आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकें। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस महाविद्यालय में पढ़ते हुए, इस महाविद्यालय की नियमों को मानते हुए न सिर्फ अपना बल्कि महाविद्यालय का, अपने परिवार का और इस देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो अब हम चलते हैं दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के इस पहले ऑनलाइन लेक्चर की ओर। बहुत सारी छात्राएं, या मैं कहूंगी अधिकांश छात्राएं, इस विषय को प्रथम बार पढ़ रही होंगी और इसलिए उनके मन में एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा होगी कि आखिर दर्शन शास्त्र क्या है, हम दर्शन शास्त्र में क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि दर्शन शास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, थियोरेटिकल पेपर है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है। दर्शन शास्त्र विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत प्रचलित विषय रहा है, क्योंकि यह इस विषय की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत डिटेल्ड नहीं होता है, क्योंकि हम इस विषय में आने वाले सभी एस्पेक्ट से जीवन में पहले से ही परिचित होते हैं, तो उनको और बेहतर तरीके से जानने का और उनको उनके नए एक्सप्लेनेशंस देने का हमारे पास एक समझ बढ़ जाती है। तो इसलिए दर्शन शास्त्र एक विषय के रूप में कैसा है, इसको हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, प्रथम वर्ष के पेपर्स में जैसे जैसे हम इसकी विषय वस्तु को पढ़ते जाएंगे, आपके लिए यह अधिक सरल होता चला जाएगा। दर्शन शास्त्र के यदि हम अर्थ की बात करते हैं तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। इसलिए दर्शन का अर्थ हुआ जिसके द्वारा देखा जाए। परंतु ये बात हमें यहां ध्यान रखनी चाहिए कि साधारणतः हम देखने का अर्थ आंखों से लेते हैं, परंतु दर्शन में देखने का अर्थ तार्किक दृष्टि अथवा अंतर्दृष्टि से देखना है। इसीलिए व्यापक रूप में जब हम दर्शन शास्त्र की परिभाषा करें या उसको समझें या उसका शाब्दिक अर्थ दें, तो हम कहते हैं कि दृश्यते यथार्थ तत्वमनि, अर्थात दर्शन वही है जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती हो, उसे जाना जाता हो। अब
दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि यथार्थ तत्व क्या है, और दूसरी बात कि उन्हें जाना कैसे जाए। तो मैं संक्षेप में, क्योंकि हम विस्तार में जैसे जैसे विषय वस्तु आती जाएगी हम पढ़ेंगे, पर मैं संक्षेप में यदि बताना चाहूं तो दर्शन में हम परम सत्य क्या है, जैसे ईश्वर है, मोक्ष है, ये कुछ आत्म तत्व है, कर्तव्य है, इनके विषय में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे कर्मफल का सिद्धांत है, जैसे ईश्वर के सत्ता को सिद्ध करने के प्रमाण हैं। इस तरह से अनेकों ऐसे पुरुषार्थ है, धर्म है, इन सब के विषय में हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो परम सत्यों को जानना और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना, ये दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। तत्व क्या है? तत्व वही है, जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि सृष्टि में बहुत सारी वस्तुएं हैं। उनमें से कुछ को हम देख या जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, पर असंख्य वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे इंद्रियों की सीमा के परे होती हैं। परंतु वे सभी वस्तुएं किन्हीं आधारभूत तत्वों से बनी होती हैं। वे तत्व क्या हैं? यदि हम उन आधारभूत तत्वों को जान लें और उन तत्वों का निर्माण किससे हुआ है या उस तत्वों को किसने बनाया है, आदि जैसे विषयों पर यदि हम विचार कर लेते हैं तो हम दर्शन को जान पाते हैं। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है, और इसीलिए अगर हम इस अंग्रेजी शब्द, जो कि दरअसल ग्रीक शब्द से निकला है, उसके अर्थ को देखें तो फिलॉसफी को ज्ञान के प्रति अनुराग ऐसा परिभाषित किया जाता है। दो शब्दों से बना है, फिलो अर्थात लव, प्रेम या अनुराग, और सोफिया अर्थात नॉलेज। इसलिए प्रेम और ज्ञान, इन दो शब्दों से बने शब्द को हम प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम ऐसा कहते हैं। पर दरअसल यह शब्द मुख्य रूप से पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब दर्शन शास्त्र क्या है, यदि इसकी बात करें तो कुछ तो हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, परंतु यदि हम महान ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने कहा था, अ मैन इज अ रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल का मतलब क्या है कि मनुष्य पशु तो है, पशु का अर्थ यह हुआ कि वह एक जीव तो है, उसकी सारी गतिविधियां वे ही गतिविधियां हैं जो एक पशु के समान होती हैं। जैसे पशु खाता है, मनुष्य भी खाता है, पशु सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु जिस प्रकार से अपने समान संतति उत्पन्न करता है, मनुष्य भी वैसे ही करता है। परंतु समस्त गतिविधियां समान होने के बावजूद भी मनुष्य और पशु में एक मूलभूत अंतर है, और वह है विवेक का। अर्थात मनुष्य के पास में विवेक या बुद्धि है, परंतु पशु के पास में वह विवेक या बुद्धि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, क्यों, हमारे घर में डॉग है, वो जब हम गेंद फेंकते हैं तो गेंद ले लेता है, ले आता है, हम उसको कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाता है, या हम अपने घर में किसी जानवर को नाम लेके बुलाते हैं तो वो हमारी तरफ जो है उस हिसाब से ही रिएक्ट करता है। परंतु दरअसल अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए ही वो उन शब्दों की साउंड या उस एक्टिविटी या हाथ के इशारे आदि से समझकर वो उसके अनुरूप प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हमने जो कुछ उनको नहीं सिखाया है उसके अलावा किसी बात की तरफ या बात से उनको किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए विवेक ऐसी चीज है जो केवल मनुष्य के पास में है और पशु के पास में नहीं है। तो जो विवेक है वही मनुष्य को दार्शनिक ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करता है। अर्थात बुद्धि या विवेकशीलता के कारण ही हम युक्ति के सहायता से, युक्ति मतलब आर्ग्यूमेंट, तर्क की सहायता से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने ईश्वर नहीं देखा है, आत्मा नहीं देखी है, परंतु फिर भी हम ईश्वर, आत्म तत्व, इन सबको मानते हैं।
ये सारा विश्व जो हमारे सम्मुख है, इसका रचयिता कौन है, इसकी रचना कैसे हुई, इसके बारे में कोई जानता नहीं है, परंतु फिर भी हमारी जो विवेक युक्त बुद्धि है, उसकी सहायता से हम इन विषयों को जानने और उसके आधार पर इस संपूर्ण विश्व की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं, जैसे कि यह संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार को बनाया किसने, मनुष्य जो है वो ईश्वर की कहता है कि संसार की रचना ईश्वर ने की, तो फिर वह ईश्वर कैसा है, उसकी सत्ता को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अंतिम सत्य क्या है जिसको जान लेने के बाद में हम सभी चीजों को जान सकते हैं। हम आत्म तत्व की बहुत बात करते हैं, आत्मा, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मोक्ष क्या है, आदि ऐसी अनेकों प्रश्न मनुष्य के सामने हैं जिनका उत्तर खोजने की जिज्ञासा उसके मन में सदा से रहती है और समय समय पर घटना विशेष, परिस्थिति विशेष के साथ वह जिज्ञासा और ज्यादा उभर के हमारे सामने आती चली जाती है। तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनकी बात दर्शन शास्त्र करता है और तार्किक रूप से उनको समझाने की चेष्टा भी करता है। परंतु फिर भी यदि हम इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी हमारे जीवन में क्या दर्शन की उपयोगिता है, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इस पर यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि दर्शन हमें जीवन जीने का एक दृष्टिकोण देता है। वह व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। वह व्यक्ति को न सिर्फ सहिष्णु बनाता है, बल्कि वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में भी हमारी मदद करता है। दर्शन जो पढ़ता है या दर्शन के प्रति जिसका अनुराग होता है, वह एक तार्किक व्यक्ति होता है जो प्रत्येक घटना या प्रत्येक विश्व में ऐसी घटने वाली जो पारलौकिक, पारलौकिक मतलब लौकिक का मतलब होता है इस लोक की, और इस लोक से जो परे है वह पारलौकिक है। तो जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु उस कमरे की दीवार के पीछे क्या है उसको हम नहीं जान सकते हैं। वैसे ही इस विश्व के परे क्या है उस सबको भी जानना मनुष्य की सीमा के परे है, परंतु विवेकशील प्राणी सीमाएं सब तोड़ देता है। आपको पता होना चाहिए कि सभी जितने भी हम विषय पढ़ते हैं उन सभी विषयों की जो जननी है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो दर्शन शास्त्र ही है। इसीलिए उसको मेटाफिजिक्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो प्रथम विषय है या इस सभी विषयों का जो आधार विषय है वह दर्शन शास्त्र है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है उसने वह आपको चिंतन करना सिखाता है, वह आपको तर्कना सिखाता है, वह सही और गलत के बीच के मध्य के भेद को बताता है। हम देखते हैं, आप देखेंगे कि दर्शन का भी उद्देश्य इस विश्व में पाए जाने वाले उस सूक्ष्म तत्व की खोज करना है जिसको जान लेने के बाद हम ये समझ सकें कि यह वह अंतिम तत्व है जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। उधर भौतिक शास्त्र विषय को अगर हम पढ़ते हैं तो वह भी सूक्ष्म तत्वों को जानने की कोशिश कर रहा है। एटम हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे वो अनेक सूक्ष्म तत्व, उस सूक्ष्म तत्व को वह भी जानने की कोशिश कर रहा है जिसको जान लेने के बाद वह सृष्टि को बता सके कि यह सृष्टि का अंतिम तत्व है, इसी से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्शन की जितनी भी विषय वस्तु है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है, जीवन जीने की एक सही पद्धति को बताती है और जीवन की अनसुलझे प्रश्नों को, पारलौकिक सत्ता के उन तत्वों को जिन्हें मनुष्य जानने में अक्षम है, उन सभी को वह जानने के लिए आधार कारण प्रस्तुत करता है और उनको तार्किक रूप से समझाने की कोशिश भी करता है। शेष दर्शन शास्त्र क्या है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो हम जैसे जैसे अपनी कक्षा में आगे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे त्यों त्यों यह चीज और सरल होती चली जाएगी। अब हम चलते हैं कि हमारा जो दर्शन शास्त्र का विषय है उसमें 2 पेपर हमारे लगेंगे।
पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इंडियन फिलॉसफी है, जिसे भारतीय दर्शन कहते हैं, और पेपर 2 है पाश्चात्य एवं भारतीय नीति शास्त्र, या केवल नीति शास्त्र भी आप उसे बोलेंगे तो ठीक है। तो इन दोनों ही पेपर्स की अंक योजना, यानी किस तरीके का पेपर पैटर्न है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब हम देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट मैं बता रही हूं, पर यही स्कीम पेपर 2 पे भी लागू होगी। 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स का पेपर 1 और 100 मार्क्स का पेपर 2। अब इसमें 3 सेक्शंस में this question paper is divided: section A, section B and section C। खंड अ, खंड ब और खंड स। 3 घंटे में आपको 100 नंबर हासिल करने के लिए किस तरीके से और किस किस क्वेश्चन को करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं हर एक सेक्शंस में, वो इस प्रकार होंगे। सेक्शन ए में आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस, अर्थात जितने भी 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सभी 10 क्वेश्चंस को या सभी 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 50 शब्दों का इस्तेमाल करना है, यानी आंसर लिमिट 50 वर्ड्स है। 50 शब्दों में आपको हर एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी हर 10 सभी 10 क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन को 50 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सही लिखने पे 2 अंक आपको मिलेंगे, अर्थात 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो 2 into 10 is equal to 20। तो सेक्शन ए जो हो गया वो आपका 20 नंबर का हो गया। 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है और कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन बी में आंसर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7 में से कोई 5 आपको करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 8 अंक होंगे और 200 शब्दों में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो जैसे आपको 5 क्वेश्चन आपने जो भी किए हैं, तो 5 क्वेश्चंस को आपको 200 वर्डों में पांचों का आंसर लिखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे तो कुल 40 अंकों का ये सेक्शन हो जाएगा। तो 20 नंबर का पहला सेक्शन हो गया, 40 नंबर का सेक्शन बी या खंड ब हो गया। कुल टोटल 60 मार्क्स हो गए हैं और बचते हैं 40 नंबर। सेक्शन सी, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनको 400 शब्दों में, माफ कीजिए 500 शब्दों में आपको इन्हें लिखना होगा। 500 वर्ड्स इसके आंसर लिमिट है। 2 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होगा। तो यानी 20 मार्क्स जो हैं वो आपके हर क्वेश्चन के लिए हैं। टोटल 2 क्वेश्चंस करने हैं। इन दैट वे यू आर गेटिंग 40 मार्क्स हियर इन सेक्शन सी। 40 नंबर सेक्शन सी के अंदर आपको अलॉटेड हैं। तो सेक्शन ए में 10 questions, you'll have to do all 10 questions. In section B, you are given 7 questions, you have to choose 5 questions. Yeah, that means you have to attempt 5 questions. And in section C, out of 4 questions, you'll have to attempt 2 questions. So 20, 40, 40, that is all 100 marks. तो ये इंडियन फिलोसफी के लिए स्कीम इसमें मैंने बता रखी है, परंतु यही एथिक्स के लिए भी लगेगी। टोटल 100 + 100 200 मार्क्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 होंगे। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या है और उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। आपका पहला पेपर फिलोसफी, फर्स्ट पेपर फिलोसफी, दैट इज इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन प्रश्न पत्र प्रथम है, जिसमें
5 यूनिट में ये पूरा कोर्स डिवाइडेड है और इन 5 जो यूनिट्स हैं उनके अंदर भारतीय दर्शन के विभिन्न दर्शनों के जितने भी सिद्धांत हैं उनको हमें पढ़ना है। पहली इकाई में भारतीय दर्शन का स्वरूप कैसा है, उसकी विशेषताएं और उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता वैदिक सभ्यता है, उपनिषदिक सभ्यता है और इस वैदिक सभ्यता और उपनिषदिक सभ्यता के कुछ मूल तत्व या मूल संप्रत्यय हैं। मूल संप्रत्यय क्या है? ऋत, विश्व नियम, वैश्विक एक कॉस्मिक ऑर्डर जिसे कहते हैं। दूसरा ऋण और ऋत, ऋण, ऋत और यज्ञ, ये 3 कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तीसरा है चार्वाक संप्रदाय। भारतीय दर्शन में षड दर्शन परंपरा है, अर्थात भारतीय दर्शन के अंदर हम 6 दर्शनों को पढ़ते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और अद्वैत, वेदांत, मीमांसा। परंतु इसके अलावा भी कुछ दर्शन हैं जिनका अध्ययन भारतीय दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। वो पहला दर्शन है चार्वाक दर्शन। उसकी ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में। तत्व अर्थात इस विश्व की उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत देता है चार्वाक दर्शन, वह पढ़ेंगे। और नीति मीमांसा यानी आचार संहिता, आचार जैसे कहते हैं ना, हमारे व्यवहार को चलाने के लिए या हमारा व्यवहार से संबंधित जो विज्ञान है उसको हम नीति मीमांसा कहते हैं। इकाई 2 में हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के तत्व पढ़ेंगे। इकाई 3 में न्याय सिद्धांत, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के विभिन्न तत्वों को पढ़ेंगे, जैसे कि आत्मा क्या है, ईश्वर के प्रमाण क्या है, यानी ईश्वर है तो उसको सिद्ध करने के प्रमाण क्या हैं। प्रमाण सिद्धांत का मतलब है कि ज्ञान प्राप्ति किन किन साधनों से होती है। इसी तरीके से वैशेषिक दर्शन के विभिन्न तत्वों को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको शब्द नाम देखने से थोड़े कठिन लग रहे होंगे, आपको लगता होगा कि हम ये सब कैसे पढ़ पाएंगे, पर जब आप इनके विषय में पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन तत्वों को, इन संप्रत्ययों को समझ पाएंगे। इकाई 4 में सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद अर्थात कि क्या यह सृष्टि वास्तविक है या अवास्तविक है, इसकी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा क्या है सांख्य दर्शन में, उसको सिद्ध करने के यानी उसकी सत्ता को सिद्ध करने के प्रमाण क्या हैं। पुरुष यानी आत्मा एक है या अनेक है। प्रकृति तत्व और आत्म तत्व का आपस में संबंध क्या है। कैवल्य अर्थात मोक्ष, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में। अनीश्वरवाद, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं तो वो अनीश्वरवाद कहलाता है। इसी प्रकार से इकाई 4 में एक और टॉपिक है, वो मीमांसा दर्शन है, जिसमें मीमांसा दर्शन से संबंधित विभिन्न तत्वों को, विभिन्न संप्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। इकाई 5 में अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा मान्य दर्शन है, यानी हम जितने भी अपने रोजमर्रा के जीवन में विचार, बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा के कर्म कांड, धर्म आदि के नियमों का पालना करते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें अद्वैत वेदांत से ही बेस्ड हैं। तो अद्वैत वेदांत से संबंधित बहुत सारे तत्वों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पेपर 2 एथिक्स का है, इंडियन एंड वेस्टर्न एथिक्स। एथिक्स क्या है, मैं बहुत सरल शब्दों में अगर आपको कहूं तो मानवीय आचरण के मूल्यांकन के शास्त्र को नीति शास्त्र कहते हैं। मानवीय आचरण यानी मनुष्य जो भी कर्म करता है वह सही है या गलत है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके कर्तव्य में क्या बाधाएं हैं, ऐसे अनेकों विषय इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो एथिक्स आपका पेपर 2 है, जिसे हम हिंदी में भारतीय एवं पाश्चात्य नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, कर्म का सिद्धांत, आत्मा की अमरता। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें धर्म। धर्म के क्या अर्थ हैं, यानी हम धर्म साधारणतः रिलीजन के मीनिंग से लेते हैं, पर यहाँ पे धर्म का अर्थ कर्तव्य के संदर्भ में है। धर्म का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वर्गीकरण उसका, वर्णाश्रम धर्म है, सनातन, स्वधर्म, आपद धर्म, युग धर्म, साधारण धर्म, विधि निषेध आदि, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे।
प्रथम इकाई में। द्वितीय इकाई में निष्काम कर्म, गीता में आपने निष्काम कर्म की अवधारणा पढ़ी होगी कि मनुष्य को बिना किसी फलेच्छा के कर्म किए जाना चाहिए। ये जो अवधारणा है वह निष्काम कर्म की अवधारणा है। इसी तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में माने गए हैं। ये क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है? दंड के सिद्धांत। दंड क्या होता है कि जब भी मनुष्य कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसको कोई ना कोई आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक तौर पे प्रताड़ना या उसको दंड दिया जाता है, उसको एक तरीके से वह कार्य करने को कहा जाता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। तो दंड क्या है? एक प्रकार का किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध की जो सजा होती है वह दंड कहलाता है। तो दंड के सिद्धांत क्या हैं? किसको दंड दिया जा सकता है? ये बातें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में बौद्ध और जैन, ये दोनों दर्शन के रूप में हम भारतीय दर्शन में भी पढ़ रहे हैं। दरअसल ये वाला जो पोर्शन है, इसका काफी पोर्शन हम भारतीय दर्शन फर्स्ट पेपर में भी पढ़ लेते हैं। तो जो 3rd यूनिट है उसमें हमें थोड़ा कम पढ़ने को मिलता है। बेसिकली आएगा उसमें वही सब क्वेश्चन आएंगे उस पे बेस्ड, परंतु 3rd यूनिट को हम कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में भी कवर कर लेते हैं। तो आप महात्मा बुद्ध के विषय में सभी जानते हैं, एक महान दार्शनिक हुए थे। उनके द्वारा जो 4 आर्य सत्य दिए गए हैं और उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत आदि जैसे जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैन नीति शास्त्र में आप जानते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसा जो व्रत हैं, उनके अणु यानी सूक्ष्म रूप और स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों रूपों के विषय में, अणुव्रत, महाव्रत और त्रिरत्न के विषय में जैन दर्शन में पढ़ेंगे। संकल्प की स्वतंत्रता की, क्या मनुष्य किसी भी कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है? अगर है तो किस तरीके से उसकी व्याख्या की जाएगी, वह यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यहां तक हम इंडियन एथिक्स पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट 1, 2 and 3, that is totally Indian ethics. From unit 4, that is 4 and 5, all वेस्टर्न एथिक्स, पाश्चात्य नीति शास्त्र क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्षेत्र क्या है, यानी हम पाश्चात्य नीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रयोजनवादी नीति शास्त्र होता है। स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावादी सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि मनुष्य किस किस तरीके से कार्य करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मनुष्य वही कर्म करता है या मनुष्य के लिए वही कर्म अच्छा है जो जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती हो, वही कर्म शुभ है। शुभ मतलब अच्छा है। और जिस कर्म को करने से उसके हित या स्वार्थ या कल्याण में बाधा पड़ती हो, वह कर्म अशुभ है। ये स्वार्थवाद का सिद्धांत कहलाता है। इसी तरीके से सुखवाद, उपयोगितावाद भी अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। फिर निष्प्रयोजनवादी नीति शास्त्र, कांट, इमैनुअल कांट एक महान जर्मन दार्शनिक हुए थे, उनके विचार हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अंतः प्रज्ञावाद, इंट्यूशनलिज्म, के बहुत सारे जो कर्म होते हैं वह मनुष्य अपने इंट्यूशन, उसके अंतः प्रज्ञा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा सद्गुणात्मक नीति शास्त्र, ग्रीक फिलॉसफी बहुत रिच फिलॉसफी रही है और उसके जो दार्शनिक थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे दर्शन के संदर्भ में, वो पूरे पाश्चात्य दर्शन की एक तरीके से आधार भूमि के रूप में कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने किस प्रकार से सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, अब अच्छे गुण की और क्या व्याख्या है वो हम जब विषय पढ़ेंगे तब उसमें विस्तार से करेंगे। तो उनके द्वारा जो दी गई नीति शास्त्र या आचरण का शास्त्र है वो इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को शनह शनह सरल रूप में और जितना उसको हो सकता है विस्तारित रूप में पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे। यह विषय बहुत सारे लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी रुचि इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।